तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी की कहानी आपको सुनाता रहा कि कैसे शूटर आए, रोज़ नए नए खुलासे भी हो रहे थे। तो मैंने जब एक कहानी सुनाई तो अब आगे क्या हुआ वो भी बताना जरूरी लग रहा था। तो कई दिनों से लगातार वही कहानियाँ चलती रही। और किसी जगह की एक बड़ी अजीब बात आप जानिए कि किसी प्रदेश में या फिर एक देश की ही बात करें तो जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो सारे न्यूज़, सारी मीडिया का जो फोकस होता है वहीं रहता है। तो लोग भी उसी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ी घटना के पीछे एक छोटी घटना छुप जाती है। और ऐसे ही इस बार भी हुआ। दरअसल जिस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की पूरी कहानी अलग अलग जगहों पर चल रही थी, लोग उसे देख रहे थे। इसी दौरान इसी अपने देश में, वहीं राजस्थान के बगल पंजाब में, एक बहुत बड़ा ठग पकड़ा जाता है। और ये ठग ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ लोगों को ठगा, उनसे पैसे लूटे, बल्कि ये ठग ऐसा था जिसने लोगों के सपने चकनाचूर कर दिए। कईयों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। कई ऐसे थे जो अच्छा खासा कमा रहे थे, उनकी पूरी नौकरी चौपट हो गई। कई ऐसे कि अब डिप्रेशन में आ गए हैं, कई साल लग जाएंगे उनको डिप्रेशन से निकलते हुए। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जितने भी लोग ठगाए हैं, लगभग 85 का आंकड़ा है जो भी रिकॉर्ड पे है, बाकी और भी हो सकते हैं। इसमें से 2-4 ऐसे हैं जो कंप्लेन करना चाह रहे हैं, बाकी ऐसे हैं कि वो कंप्लेन भी नहीं करना चाह रहे कि जो हुआ सो हुआ, मैं कंप्लेन भी नहीं करनी। तो आप सोच के देखिए कि ये ठग उन लोगों की आत्मा पे, उनके दिल पे, उनके ज़मीर पे किस तरह से सवार है और किस तरह से हावी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब के जालंधर में एक थाना लगता है, गुराया थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक लड़की रहा करती थी। लड़की अचानक से एक दिन इसी गुराया थाने में जाती है और जाने के बाद जो एसएचओ साहब थे, अब इत्तेफाक देखिए कि इनका नाम भी सुखदेव सिंह। तो एसएचओ साहब के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि सर मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। उसके बाद एसएचओ साहब पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ। इसके बाद ये लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि दरअसल मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। तो शादी की उम्र होने की वजह से अब मैं अलग अलग जगहों पे अपने लिए लड़का देख रही थी, घर वाले भी देख रहे थे। तो इसी दौरान मेरी किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि एक काम करो, शादी.com पे भी देख लो, वहाँ भी अच्छे लड़के मिल जाते हैं। लिहाजा ये लड़की शादी.com पे अब लड़कों को देखने लगी। और इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है संदीप सिंह से। संदीप सिंह की जब बायोग्राफी ये देखती है, जो भी लिखा था, तो उसमें क्लियर था कि जो संदीप सिंह है वो कनाडा में रहता है, वहीं पे जॉब करता है, लग्जरी लाइफ है। तो ये तमाम चीज़ें जब ये देखती है तो देखने के बाद उससे रिक्वेस्ट करती है बातचीत की। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आलम यह हुआ कि इन दोनों को लगा कि शायद एक दूसरे के लिए बढ़िया लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब जब नंबर एक्सचेंज होता है उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो एक दिन संदीप सिंह कहता है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और अगर हो सके तो तुम मुझसे मिल लो। अब एक लड़का जो कनाडा में बाकायदा सेटल हो, वहाँ से आ रहा हो और आने के बाद कह रहा हो कि मुझसे मिल लो क्योंकि तुमसे शादी भी करनी है। तो फिर लड़की मान जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। 1-2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, परखते हैं। और मिलने के बाद ये लड़की पूरी तरह संदीप सिंह को पसंद कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। संदीप भी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जैसी अच्छी और संस्कारी लड़की की ही तलाश थी, दहेज वगैरह मुझे चाहिए नहीं, ठीक ठाक बिजनेस है, ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, तो बस तुम सही रहो, बाकी कुछ महीनों में मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अपने घर वालों को यहाँ लेके आऊँगा, फिर शादी होगी, फिर मेरे साथ तुम कनाडा चली चलना। अब ये चीज़ जब लड़की सुनती है तो सुनने के बाद खुश हो जाती है। उसे भी लगा कि चलो बढ़िया लड़का मिल गया। उसके बाद बातचीत यूँ ही चलती रही, वक्त आगे बढ़ता रहा। इसी बीच संदीप सिंह उस लड़की से कहता है कि यार मैं हिंदुस्तान आया हूँ और मेरे पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब मुझे वहाँ से एक अपने मैनेजर को बोलना पड़ेगा, वो पैसे डालेगा, तो ट्रांसफ़र वगैरह होने में लगभग 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। तो अगर हो सके तो कुछ पैसे तुम मुझे उधार दे दो। अब लड़की जब ये बात सुनती है तो उसे भी लगा कि हो सकता है अगला प्रॉब्लम में हो और इसी से शादी भी करनी है, तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के लिए अगर मैं मना करूं तो शायद रिश्ता भी ख़राब होगा। उसे भी लगेगा कि मैं इससे मिलने कनाडा से हिंदुस्तान आ गया और इधर ये मुझे कुछ पैसे नहीं दे सकती। तो लड़की अब पैसे उठा के दे देती है। देने के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उसके बाद फिर शादी के सपने दोनों देखने लगे। आलम यह हुआ कि बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ ये फिजिकल रिलेशन भी बना लेते हैं। तमाम चीज़ें चलती रही, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे।
लेकिन इसी दौरान अब ये लड़की जब फ़ोन करती है तो सामने से वो लड़का फिर से पैसे मांगता है और कहता है कि 60,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है और जैसे मैं कनाडा जाऊंगा तो जाने के बाद सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब लड़की जब ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि अब तक ये शादी की बात भी कर रहा है और इसने घर वालों से मिलाया भी नहीं, और इसका कौन सा ऐसा बिजनेस है, कनाडा में रहता है, कहता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और ये 1,50,000 रुपये के लिए बार बार मांग रहा है, और पिछली बार भी लिया तो कहा 2 दिन की मोहलत और अभी तक नहीं लौटाया। बहरहाल लिहाज और संकोच में लड़की मांग भी नहीं पाई और इस बार भी 60,000। तो जब 60,000 फिर से मांगा तो लड़की को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने मना किया, कहा कि अभी इस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। और जैसे ही लड़की ने मना किया ये पैसे नहीं दे सकती, उसके बाद फिर लड़की शाम को जब फ़ोन करती है तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ जाता है। अब फ़ोन नंबर जब स्विच ऑफ गया तो लड़की परेशान कि क्या हो गया। अब लड़की लगातार फ़ोन कर रही, उस लड़के का फ़ोन लग नहीं रहा। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मैसेज किया लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया वहाँ भी कुछ रिस्पांस नहीं। शुरुआत में 1-2 दिन तक लड़की को लगा कि हो सकता है कि शायद कोई दिक्कत हो, फ़ोन खो गया हो, लेकिन एक आदमी जिसका फ़ोन खोएगा या फिर कुछ भी होगा अपने नंबर को दोबारा से निकलवाएगा, नहीं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो रिकवर करेगा, चाहे व्हाट्सएप तो नहीं लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन ये लड़की लगातार संदीप को मैसेज करती रही, लगातार अलग अलग जगहों पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब हफ्तों तक, महीनों तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाके लड़की को लगा कि ये लड़का तो मुझे लूट लिया, यानी फिजिकली भी मेरा शोषण किया और फाइनेंशियली भी। अब लड़की समझ नहीं पा रही क्या करें, लेकिन अब उसने फिर हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद अपने थाना गोरैया जाती है और जाने के बाद वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाती है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि शायद मामले में गंभीरता है। आमतौर पे ऐसे मामलों को पुलिस वाले यूं ही रफा दफा कर देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम क्यों भरोसा कर ली। लेकिन वहाँ के जो एसएचओ थे सुखदेव सिंह, उन्हें लगा कि नहीं, लड़की के साथ गलत हुआ, इसे इंसाफ दिलाना होगा। इसके बाद सुखदेव सिंह अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर लेते हैं, उसे सर्विलांस पे लगाते हैं, उसकी लोकेशन चेक करते हैं, जो भी आईडी वगैरह थी उन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, और अंत में तलाश करते करते सारी चीज़ों को जीरो इन करते करते ये तलाश जाके ख़त्म होती है पंजाब के बरनाला ज़िले में, गांव लगता है बेहला। अब जैसे ही पुलिस की टीम बेहला गांव पहुंचती है, पहुंचने के बाद नंबर को बारीकी से टटोलते टटोलते सारी चीज़ों को चेक करते करते ये तलाश जाके एक शख्स पे ख़त्म होती है जिसका नाम था हरपाल सिंह। अब हरपाल सिंह को जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद फिर फ़ोटो वगैरह मैच कराते हैं, क्योंकि लड़की के साथ कुछ सेल्फीज़ वगैरह थी, तो जब फ़ोटो वगैरह मैच कराते हैं तो फिर फ़ोटो मैच हो जाती है। फ़ौरन हरपाल सिंह को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके चूँकि गोरैया थाना का मामला था तो वहाँ लेके आते हैं। जो मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ें थी उसे अपने कब्ज़े में लेते हैं। लेने के बाद एक तरफ तो हरपाल से पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया या फिर नहीं किया, और अगर तुम हरपाल हो तो ये संदीप सिंह का क्या मामला है। और दूसरी तरफ एक टीम ऐसी थी जो उनके मोबाइल की जांच पड़ताल कर रही थी हरपाल सिंह के, और दोनों आईफोन। लेकिन अब पुलिस वाले जब, वैसे तो जांच पड़ताल पॉसिबल थी नहीं आईफोन में, लेकिन पुलिस वाले अब जब अपने तरीके को अपनाते हैं तो हरपाल भी टूटता है। उसके बाद लॉक, पासवर्ड, ये तमाम चीज़ें बताता है, और जैसे ही हरपाल की मोबाइल को खोला जाता है, अंदर जो कुछ मिला उसे देखने के बाद पुलिस वाले इस तरह चौंकते हैं कि शायद ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। दरअसल जैसे ही उस मोबाइल को खोला जाता है तो एक फ़ोटो तो उस लड़की के साथ हरपाल की मिलती है, जिसे देखकर ये यकीन हो गया कि हाँ, ये लड़का शामिल था। लेकिन जब मोबाइल को और स्क्रॉल किया जाता है ऊपर से नीचे तक तो अलग अलग नाम से अलग अलग फ़ोल्डर बने थे, और लगभग 50 ऐसे फ़ोल्डर थे, और हर फोल्डर में एक लड़की के साथ अलग अलग तरह की तस्वीरें थी, कुछ आपत्तिजनक, कुछ नॉर्मल सी, कुछ घूमने फिरने की, कुछ बातचीत करने की, और हर लड़की के साथ अलग अलग नाम था, हर लड़की के साथ अलग अलग लुक भी था। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें लग जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी भनक शायद अब तक तो नहीं थी, लेकिन यहाँ से खुलासा हो सकता है। तब जाके पुलिस वालों ने इस हरपाल सिंह से पूछा कि तुम कौन हो और पूरी कहानी अपनी बताओ। तब हरपाल सिंह बोलना शुरू करता है, और उसने जो कहानी सुनाई वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल हरपाल सिंह पंजाब के इसी बरनाल के बेहला गांव का रहने वाला। इसके जो फादर हैं अंग्रेज सिंह, ठीक ठाक परिवार, एक दुकान चलाते थे, इकलौता बेटा था हरपाल और 2 बेटियां थीं। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहनों की शादी नहीं हुई थी हरपाल की जैसे तैसे करके, चूँकि बड़ा था तो शादी करवाई। एक दुकान से ही पूरे घर का खर्चा चलता, उसी से बाकी ज़िंदगी चलती। अब शादी तो हो गई, लेकिन बीवी जो थी थोड़ी सी डिमांडिंग थी,
लगातार वो डिमांड करती कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये सामान ला के दो। तो इसी दौरान हरपाल सिंह से उसकी कई बार लड़ाई हो गई। इधर हरपाल सिंह भी अपने तरीके से उस बीबी को लगातार परेशान करता, डांटता फटकारता। तो लड़ाई जब आगे बढ़ गई तो बीबी अपने मायके का रुख कर लेती है। उसके बाद कोर्ट जाके डाइवोर्स फाइल कर देती है कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना, ये गलत करता है, मुझे मारता पीटता है। वहीं से अब दोनों पक्ष अपना अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हरपाल अपने घर पे, जो बीबी है वो मायके से। यानी अब जो शादी थी वो बचने के कगार पे थी नहीं, और इस मुकदमे में ठीक ठाक पैसे भी लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जब हरपाल देखता है तो परेशान हो जाता है। एक तरफ तो बीवी भी हाथ से जा रही है, दूसरी तरफ पैसे भी हाथ से जा रहे हैं। घर वाले भी लगातार ताना मार रहे हैं कि तुम ऐसे ना होते तो पैसे बच जाते। लिहाजा हरपाल सिंह सोचता है कि बीवी तो चली जाएगी, लेकिन एक काम करता हूँ, आने वाली बीवी की तैयारी कर लेता हूँ। यानी एक ऐसी लड़की जिसको मैं अभी देख ताक लूँगा, फिर बाद में जब मोहलत मिलेगी, सारी चीज़ नॉर्मल होगी, इससे डाइवोर्स होगा तो उससे शादी कर लूँगा। अब इस प्लान के तहत जो हरपाल सिंह था अपनी एक प्रोफाइल बनाता है हरपाल नाम से, और उसे शादी.com पे डाल देता है। अब शादी.com पे जब अपनी प्रोफाइल डालता है उसके बाद इंतज़ार करता है कि कोई लड़की आएगी, मैचिंग होगी, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। काफ़ी लंबे अरसे तक इंतज़ार करता है, लेकिन महीनों गुजर गए और इसे कोई मैचिंग नहीं मिली। अब इसके बारे में इसने अपने दोस्तों से जिक्र किया कि यार मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और आज तक कोई भी मैचिंग नहीं आई। तो दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास है क्या जिस वजह से लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लें। अब ना तो तुम बहुत बड़े बिजनेस टाइकून वाले हो, ना ही तुम कनाडा में रहते हो, तो फिर चीज़ें होंगी कैसे। अब जैसे ये चीज़ ये सुनता है तो ये लाइन इसके दिल पे एक तरह से चोट कर जाती है कि एक तो मैं बिजनेसमैन नहीं, और बिजनेसमैन नहीं तो ठीक है कनाडा से भी नहीं हूँ, तो बिजनेसमैन तो नहीं बन सकता, लेकिन कनाडा का बन सकता हूँ। लिहाजा उसने अपनी प्रोफाइल डिलीट की और फिर से एक दूसरी प्रोफाइल बनाई संदीप सिंह नाम से। संदीप सिंह नाम से अपना पूरा प्रोफाइल बनाया, संदीप सिंह कनाडा अपना नाम रखा, फेंक तस्वीरें वहाँ की पोस्ट की। उसके बाद अपने आप को कनाडा नाम से दिखाने लगा। लेकिन अब इसे लगा कि शायद तैयारी अभी पूरी नहीं है, कुछ और करते हैं। इसके बाद एक आधार कार्ड सेंटर पे जाता है और वहाँ पे अपने संदीप सिंह नाम से आधार कार्ड बनवा लेता है। अब संदीप सिंह नाम से आधार कार्ड बन गया, लेकिन अब विदेश आने जाने के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा का क्या करें, तो फिर ये गूगल से कुछ वीज़ा की तस्वीरें डाउनलोड करता है और उनको एडिट कर देता है। अलग अलग ऐप्स भी आते हैं, वहाँ से एडिट हो जाता है। तो वहाँ से वीज़ा का भी एक उसने आधार कार्ड संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, वीज़ा भी बनवा लिया। अब एक चीज़ और चाहिए थी, कोविड सीट, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से ही इसने ये काम शुरू किया। तो फिर अब कोविड सीट के लिए इसने एक फर्जी कोविड सीट अपने नाम से बनवाई। अब यानी ये पूरी तरीके से संदीप सिंह बन चुका था कनाडा का। अब इसने रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की। सबसे पहले रिक्वेस्ट इसने एक बैंक मैनेजर पे भेजी। बैंक मैनेजर तमाम चीज़ें देखती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। उसके बाद बातचीत शुरू होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, बैंक मैनेजर इसे पसंद कर लेती है। पसंद करने के बाद उससे ये कहता है कि मैं कनाडा में हूँ और हिंदुस्तान आने वाला हूँ, अगर तुम चाहो और इंटरेस्टेड हो तो मुझसे मिल लो, बाकी 2-3 घंटे का ही वक्त है, फिर मुझे निकलना है सिंगापुर। अब मैनेजर साहिबा शादीशुदा थी नहीं, कुंवारी थी। उन्हें भी लगा कि अब जो लड़का है इतना बिजी है और मिलने की बात कर रहा, पता चले आज ना मिलूँ, इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए। लिहाजा मैनेजर साहब मिलने को तैयार हो जाती हैं। मैनेजर साहब से मिलता है। मिलने के बाद अब मैनेजर को इनसे प्यार होता है, हरपाल को भी उससे प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। आलम यह हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। वक्त के साथ साथ मैनेजर इस हरपाल के प्यार में पूरी तरह पागल। उसके बाद फिर एक दिन उससे कहता है कि यार हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ सोचो कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कैसे टहलूँ यहाँ पे। और इस तरह की घिसी पिटी ज़िंदगी की मुझे आदत है नहीं। वहाँ था मेरे खुद के चार्टेड प्लेन से भी कभी कभार घूम लेता था, प्राइवेट प्लेन्स में इधर उधर जाता था, और यहाँ टैक्सी में जाओ इधर उधर जाओ, कैसी ज़िंदगी होगी। और यहाँ की करेंसी मेरे पास है नहीं, ट्रांसफ़र कराने में लंबा वक्त लगेगा। अब ये चीज़ जब मैनेजर सुनती है तो अब तक इस कदर प्यार में वो पागल थी, तो कहती है इतनी सी बात है तो मैं तुम्हें गाड़ी गिफ्ट दे देती हूँ। उसके बाद कहता है कि नहीं आप मत दो, क्योंकि दोगी लोगों को लगेगा कि देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है और गर्लफ्रेंड इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रही, तो एक काम करो तो मुझे पैसे दे दो, गाड़ी मैं ले लूँगा। मैनेजर प्यार में पागल, उसके बाद वो पैसे दे देती है। पैसा पाने के बाद वो कार ले लेता है। उसके बाद फिर अचानक से और पैसे लूटने के बाद मैनेजर की ज़िंदगी से गायब। अब इधर मैनेजर जो थी वो बेचारी परेशान, लेकिन अब एक रेपुटेड बैंक की वो मैनेजर थी तो बोले क्या।
किसी से कह नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा शोषण हुआ है, फिजिकली भी फाइनेंशियली भी। बात वहीं दब जाती है। उसके बाद ये अपना दूसरा शिकार खोजता है, और दूसरा शिकार एक नर्स थी। उस नर्स को भी इसी तरीके से बहलाता है, फुसलाता है, बताता है कि मैं कनाडा में रहता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, तुमको कनाडा लेके जाऊँगा, बस तुम अभी यहाँ मेरी थोड़ी मदद कर दो। नर्स भी अपने हिसाब से 1-2 लाख रुपए देती है। उस पैसे की आईफोन ले लेता है। पैसे जब तक नर्स से निकलवा पाता तब तक निकलवाया, जब नर्स पैसे देने में असमर्थ हो गई तो उसे भी ब्लॉक कर दिया। नंबर चेंज हो गया, फिर से प्रोफाइल बनी। इस बार एक प्रोफेसर फंसती है। प्रोफेसर से भी बातचीत इसकी शुरू होती है। प्रोफेसर भी इसके प्यार में कुछ ही दिनों में पागल हो जाती है। उसके बाद लगातार उससे कहता कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दूंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ चलो। प्रोफेसर से लगातार वो पैसे लूटता रहा अलग अलग जगहों पे, और एक बार कहता है कि यार तुम यहाँ प्रोफेसर हो तो शादी के बाद तुम मेरे साथ कनाडा कैसे रहोगी, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी नौकरी तो यहाँ है। अब प्रोफेसर जब ये बात सुनती है तो इस कदर इस संदीप सिंह उर्फ हरपाल, जो भी नाम आप समझिए, इस कदर प्यार में पागल थी तो प्रोफेसर अपने पोस्ट से रिजाइन कर देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब इसने तो यूं ही प्यार को बढ़ाने के लिए किया, इधर प्रोफेसर रिजाइन कर देती है, तो अब ये क्या करे। इसे लगा कि अब तो ये गई, अब इसके पास पैसे भी नहीं। ये प्रोफेसर को छोड़ के गायब हो जाता है, और इसके जो टारगेट थे, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे नर्स हो, चाहे प्रोफेसर हो, ये तमाम लोग ऐसे नहीं थे कि एक ही जगह के थे। कोई दिल्ली की थी, कोई चंडीगढ़ की थी, कोई पंजाब की थी, कोई हरियाणा की थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एड्रेस पे ये जाता दिखाता कि हिंदुस्तान में कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मिल सको तो मिल लो, दोबारा नसीब होऊंगा नहीं। और ऐसे ही जो जालंधर है वहाँ के गोराया की रहने वाली एक ठीक ठाक कमाने वाली लड़की को टारगेट करता है। टारगेट करने के बाद उससे मिलता है, मिलने के बाद उसको फिर वही सपने दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो पहली बार तो ये लड़की 1 लाख रुपए दे देती है। पहली बार जब 1 लाख रुपए दे देती है तो इसे लगता है कि शायद अभी पैसे और निकल सकते हैं, तो ये और फोर्स करता है। तो अभी ये और जब फोर्स करता है तो कुछ और 10-20 हज़ार देती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के दौरान जो लड़की थी उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि पैसे इधर मांग रहा और हिंदुस्तान में ही पड़ा है और मुझसे कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसे डाउट होता है। और जब डाउट होता है तो फिर ये मना कर देती है और कहती पैसे नहीं दे पाऊंगी। लड़की जब मना कर देती है तो जो हरपाल सिंह था उसे लगा कि अभी ये किस काम की, तो फिर कहता है कि अभी इसे छोड़ो। नंबर फिर अपना चेंज कर देता है, दूसरे नंबर, दूसरे टारगेट पे, और ऐसे इसकी ज़िंदगी चलती रही। लेकिन बाकी तमाम लोग, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे नर्स हो, चाहे प्रोफेसर हो, ये लोग तो झुक जाते हैं कि अब अच्छी खासी नौकरी थी, रेपुटेशन है, जहाँ भी बताऊंगी अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती। लेकिन इस लड़की को जिद हो जाती है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसे सज़ा दिलवा के रहूँगी। अब लड़की जब ठान लेती है तो फिर कुछ दिन सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, और अंत में इसे लगता है कि पुलिस के पास जाके कंप्लेन करूँ। और अंत में इसी दिसंबर महीने की पहले हफ्ते में 1-2 तारीख की बात है, ये जाती है और कंप्लेन करती है। अब ये तमाम कहानी जब हरपाल सिंह सुनाता है, सुनाने के बाद अब फिर पूछा एक और सवाल जाता है कि अब तक तुमने कितनी लड़कियों को इस तरह से फंसाया है, यानी कितनी लड़कियां ऐसी थी जिनका शोषण तुमने किया है। तो एक जवाब देता है, और ये जवाब अपने आप में बड़ा घिनौना है। ये कहता है कि एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग 50 लड़कियां तो ऐसी होंगी जिनसे मैंने पैसे और फिजिकल रिलेशन बनाया है। तो ऑन एवरेज अगर निकाल के चलें तो एक लड़की से अगर इसने 1 लाख रुपए भी लूटे तो 50 लाख रुपए ये लूट चुका है। और कई ऐसे थे जिनसे इन्होंने महंगी महंगी चीज़ें गिफ्ट ली। तो ऑन एवरेज इसने फिर बताया कि लगभग 60 से 70 लाख ये लूट चुका है, और ये प्रोसेस अभी जारी है। अगर ये पकड़ा ना जाता तो लगातार यूं ही लूटता रहता। तो आप सोच के देखिए कि एक साधारण लड़की अगर फंस जाए तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक बैंक मैनेजर जो न जाने कितने ऐसे फ्रॉडियों से, स्कैमरों से रोज़ डील करती है, एक प्रोफेसर, एक नर्स और एक फेक शादी.com की प्रोफाइल पे इस कदर लट्टू होती हैं, फंसती हैं कि अपने धन, अपने धर्म, अपने इज्जत, आबरू, अपनी रेपुटेशन किसी गैर शख्स के जिम्मे अधीन कर देती हैं, और इस तरह से ज़िंदगी दूभर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हम लोगों की शादियाँ करवाते थे, 7 पीढ़ियों की कुंडली निकालते थे, तो चीज़ें शायद ज़्यादा सही थी, क्योंकि ये जो छड़ी का आकर्षण है इसके परिणाम इस तरह से घातक होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, उसमें भी होते थे, लेकिन एक लाज लिहाज होती थी, ये लड़का ख़राब है लेकिन बाप की ज़ुबान है तो बाप की ज़ुबान की भी वैल्यू रखनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पापा का पता नहीं, मम्मी का पता नहीं।
आकर्षण हुआ, फ़ौरन शादी हो गई, लिव इन में रहने लगे, फिर गायब हो गए, 35 टुकड़े हो गए या फिर ऐसे लूट लिए गए। ये चीज़ें भी गड़बड़ है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा जरूर कुछ ना कुछ मिली होगी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।